हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं डीएल कुमार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पराग कोश की संरचना। इससे पूर्व की वीडियो में हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन किया था, जिसमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का हमने अध्ययन किया था। और एंड्रोसियम की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। एंड्रोसियम जो है वो पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसके एक यूनिट को स्टेमिन या पुंकेसर कहते हैं और उसके 3 सब पार्ट होते हैं। फर्स्ट फिलामेंट, सेकंड योजी एंड थर्ड पराग कोश। और आज हम पराग कोश की अनुप्रस्थ का टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करेंगे। तो पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे और पराग कोश को जब अपन उसकी अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो हमें इस तरीके का रचना उसमें दिखाई देती है, जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, पराग कोश जो है वो पुंकेसर का या स्टेमिन का मुख्य पार्ट है, जो जनन सम यानी रिप्रोडक्टिव भाग है। शीर्ष भाग शीर्ष पर उपस्थित होता है, घुंडीनुमा होता है। और जो अदर पार्ट है यानी जो स्टेमिन के दूसरे पार्ट है, जैसे फिलामेंट है और योजी है, वो जननसम भाग नहीं होते हैं, वो वेजिटेटिव भाग होते हैं स्टेमिन के। तो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो है पराग कोश। और उस पराग कोश की रचना के आधार पर पराग कोश के 3 प्रकार क्लासिफाइड किए गए हैं। सबसे पहला है अकोष्ठी या एक बीजाणु धानिक, यानी नॉन थिकस, या जिसे अपन कहें मोनोस्पोरोजिएट। इस प्रकार के पराग कोश में क्या होगा, देखो अकोष्ठी यानी कोई कोष्ठ नहीं होगा, सीधी लघु बीजाणुधानी होगी, एक बीजाणुधानी। देखिए इस तरीके की स्थिति का ये होगा, ये पराग कोश की एक लोब हो गई और उसमें एक लघु बीजाणुधानी है और इसी में अनेक लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन उपस्थित है। इस तरीके का जब क्या हो, पराग कोश हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं भी, नॉन थिकस या इसे मोनोस्पोरोजिएट या एक बीजाणु धानिक पराग कोश कहते हैं। इस प्रकार का पराग कोश परजीवी पादपों में उपस्थित होता है। तो परजीवी पादपों में नॉन थिकस या मोनोस्पोरोजिएट पराग कोश उपस्थित होगा। दूसरा पर बात करें एक कोष्ठी या द्विबीजाणु धानिक, तो मोनोथिकस या बाइस्पोरोजिएट प्रकार का। देखो ये तो थी अभी अपन ने देखा मोनोस्पोरोजिएट कंडीशन। अब बाइस्पोरोजिएट प्रकार के पराग कोश में ये एक कोष है, इसमें एक लघु बीजाणुधानी ये होगी और दूसरी लघु बीजाणुधानी ये होगी, यानी 2 लघु बीजाणुधानी होगी। तो इसे क्या कहेंगे अपन, एक कोष्ठी या एक जिसमें लोब होगी और 2 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होगी। इसी कारण से द्विबीजाणुधानिक क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। इसके अंदर यहां परागकण भरे होंगे, अब ये परागकण होंगे। इस तरीके की स्थिति
मालेसी कुल के पादपों में देखने को मिलती है, जैसे गुड़ैल में। तीसरी अपनी स्थिति है द्विकोष्ठी परागकोश, यानी डाइथिकस या टेट्रास्पोरोजिएट प्रकार का चतुष्बीजाणु धानिक परागकोश। इस प्रकार के परागकोश में क्या स्थिति होगी अपन देखें तो देखिए भी, इसमें स्थिति जो होगी वो इस तरीके की होगी। एक लोब ये होगी, दूसरी लोब ये होगी, और ये फिलामेंट हो गया, और ये कनेक्टिव हो गई इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें ये एक कोष्ठी हो गया, एक कोष्ठी हो गया, द्विकोष्ठी। एक लघु बीजाणुधानी, दूसरी लघु बीजाणुधानी, तीसरी लघु बीजाणुधानी, चौथी लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणुधानियां होगी। तो इसे क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरोजिएट प्रकार का परागकोश। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो टेट्रास्पोरोजिएट प्रकार के परागकोश की अनुप्रस्थ काट का ही हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 4 लघु बीजाणुधानियां नजर आ रही है, 1, 2, 3 और 4। अधिकांश पादपों में इसी प्रकार का परागकोश उपस्थित होता है। तो अपन यहां से इसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे तो हमें 4 प्रकार के लघु बीजाणुधानियां नजर आएंगी। तो ये क्लियर हो गया। अब अपन बात करें टीएस ऑफ एंथर। तो अब अपन एक 4 या द्विकोष्ठी या 4 लघु बीजाणुधानी युक्त परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन कर रहे हैं, और इसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन हम 3 बिंदुओं में करेंगे। एंथर वॉल, स्पोरोजियस सेल्स एंड पोलन ग्रेन। परागकोश भित्ति, बीजाणुजन उत्तक या बीजाणुजन कोशिकाएं और पराग कण। इन 3 टाइटलों में हम द्विकोष्ठी या चतुष्बीजाणुधानिक परागकोश की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। चलिए, इसकी टीएस का जो सेक्शन कटिंग के बाद जो अपने को डायग्राम दिखाई देता है, जो व्यू दिखाई देता है, वो इस तरीके का दिखाई देता है। हम एक एक चीज को लेकर भी स्टडी करेंगे। एंथर वॉल, सबसे पहले अपन परागकोश भित्ति की बात करते हैं। तो परागकोश के चारों ओर जो रक्षात्मक आवरण होता है उसे हम परागकोश भित्ति कहते हैं। और ये परागकोश भित्ति 4 उपस्तरों से मिलकर बनी हुई है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये 4 स्तर है इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिडर्मिस की। ये सबसे बाहरी स्तर है। तो अपन इसमें देख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट में देख रहे हैं, ये जो लेयर आपको जो दिख रही है, जिसे हमने 1 नंबर से अंकित किया है, जो सबसे बाहर आउटर लेयर के रूप में अपने को दिख रही है, ये यहां पर ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये है एपिडर्मिस। तो देखो, प्रथम स्तर है तो परागकोश भित्ति का ये सारा यहां से यहां तक परागकोश भित्ति है, और इसका प्रथम स्तर है ये। तो ये प्रथम स्तर है। एकल कोशिकीय मोटा स्तर है, केवल एक कोशिका मोटा स्तर, इतना सा है केवल ये। तो एकल कोशिकीय मोटा स्तर है। स्पर्श रेखीय रूप में सुदीर्घित है। स्पर्श रेखीय रूप में मतलब लंबी कम, चौड़ी अधिक, इस तरीके की कोशिकाएं रहती है इनकी व्यवस्था। तो स्पर्श रेखीय रूप में सुदीर्घित कोशिकाएं हैं। परागकोश की सुरक्षा करता है। तो ये जो स्तर है ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन देता है, परागकोश को प्रोटेक्ट करता है। संपर्क स्थल पर जो लघु बीजाणुधानियां हैं, इनके संपर्क स्थल पर जो मैंने डार्क कलर से ये किया है, ये है स्टोमियम पार्ट। तो देखो, मैंने 2 नंबर देके इसको किया है। पहला अपना एपिडर्मिस हो गया, दूसरा नंबर है स्टोमियम। ये पार्ट जो है अपना स्टोमियम पार्ट है। स्टोमियम एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। तो ये हो गई परागकोश स्फुटन में सहायक होती है। तो पहले अपने जो बाहरी स्तर है वो समझ में आया, एपिडर्मिस। सेकंड अपन बात करें एंडोथीसियम। और जो ये रेड कलर का आप देख रहे हो, ये जो दूसरा स्तर
स्तर अपने को दिख रहा है, यह है एंडोथीशियम। इस तरीके से ये जो चल रहा है एंडोथीशियम, ये द्वितीय स्तर है। तो पहला स्तर तो कौन सा था, एपिडर्मिस, तो द्वितीय स्तर कौन सा होगा, एंडोथीशियम। एकल कोशिकीय मोटा स्तर है, ये भी केवल एक कोशिका मोटा स्तर है, ये भी एकल कोशिकीय था, ये भी एकल कोशिकीय मोटा स्तर है, केवल एक कोशिका मोटा स्तर है। स्पर्श रेखीय रूप में सुदीर्घित है, वही विशेषता स्पर्श रूप में रेखीय रूप में सुदीर्घित यानी लंबी, कम, चौड़ी, अधिक कोशिकाएं हैं, इस तरीके की कोशिकाएं होती हैं। सेल्स की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियों में जो एंडोथीशियम है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है ये कि इसकी जो इन सेल्स की जो एंडोथीशियम सेल्स है, उनकी आंतरिक और स्पर्श रेखीय भित्तियों में, यानी ये आंतरिक है और ये स्पर्श रेखीय भित्तियां, इनमें, इन भित्तियों में क्या पाई जाती है कि अल्फा सेलुलोज की बनी हुई, अल्फा सेलुलोज की बनी हुई रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। इस तरीके से यहां पट्टियां पाई जाती है, ऐसे इस तरीके से यहां स्पर्श रेखीय भित्तियों में इस तरीके से क्या पाई जाती है, अल्फा सेलुलोज की बनी हुई रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, जिन्हें कैस्पेरियन पट्टियां भी कहते हैं। ये जलरोधी प्रकृति की है। ये पट्टियां यू आकार में, या तो यू के रूप में या फिर गोलाकार आकृति में हो सकती है। प्राय अधिकांश पादपों में इस तरीके से पट्टियां होती है, जैसे ये सेल है और इस सेल में इस तरीके से यू के आकार के रूप में पट्टियां होगी, अल्फा सेलुलोज की बनी हुई रेशेदार पट्टियां, जिन्हें कैस्परिन बैंड भी अपन कह सकते हैं। ये यू आकार में हो सकता है या गोलाकार। ये आर्द्रताग्राही प्रकृति के हैं, यानी हाइड्रोफोबिक नेचर के हाइड्रोइक नेचर के हैं। आर्द्रताग्राही प्रकृति नमी को सोखते हैं और शुष्कता के समय इनमें खिंचाव होता है। शुष्कता, जब वातावरण बहुत शुष्क हो जाता है तो उस कंडीशन में इनमें खिंचाव होता है और उस खिंचाव के कारण ही इस परागकोश में स्फुटन होता है। तो परागकोश के स्फुटन में जो एंडोथीशियम स्तर है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये हो गया भैया एंडोथीशियम स्तर। तीसरा स्तर अपन बात करें वो है मिडिल लेयर, मध्य स्तर। और जो अपने को ये यहां से यहां तक जो दिख रहा है ये है मध्य स्तर। तो देखिए थर्ड स्तर है ये, तीसरा स्तर है। तो परागकोश भित्ति का तीसरा स्तर कौन सा है भाई, मिडिल लेयर। 1 से 3 कोशिकीय मोटा स्तर है। तो देखो पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, यानी 3 कोशिकीय मोटा स्तर हो सकता है। एक भी हो सकती है और 3 कोशिकीय मोटा स्तर भी हो सकता है। अल्पजीवी है, यानी परागकणों के विकास के साथ ही नष्ट हो जाता है। तो अल्पजीवी है, एपिडर्मिस और एंडोथीशियम नष्ट नहीं होगी, परंतु मिडिल लेयर जो है परागकणों का जैसे ही विकास पूर्ण हो गया, ये मिडिल लेयर जो है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, परागकणों के विकास हेतु आवश्यक पोषण प्रदान करती है। यदि मैं इसका फंक्शन बात करूं तो मेन फंक्शन है इसका कि ये परागकणों के विकास के लिए आवश्यक न्यूट्रिशन किसको देती है, टेपिटम सेल को। यानी टेपिटम सेल मध्य स्तर की कोशिकाओं के पोषण को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और वो परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो इनडायरेक्ट रूप से पोषण के लिए जिम्मेदार कौन है, मध्य स्तर। टेपिटम पोषण प्रदान करने पर किसके माध्यम से, मध्य स्तर की कोशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, तो ये था भी मिडिल लेयर। अब अंतिम लेयर अपन बात करें टेपिटम, या इसे पोष स्तर या पोषो तक भी अपन कह सकते हैं, जो पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अंतिम स्तर है ये जो रेड कलर का जो लघु बीजाणुधानी के चारों ओर आप देख रहे हो, ये है भैया टेपिटम।
तो जो अपने यहां पर लेबल्ड किया है इसको टेपिटम के रूप में 5 नंबर अपन ने दिया, तो ये जो अपना है 5 नंबर ये टेपिटम है। तो ये जो इस तरह आप देख रहे हो ये है टेपिटम, जो लघु बीजाणुधानी के चारों ओर उपस्थित होता है। तो ये अंतिम स्तर है। संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण स्तर है। संरचनात्मक दृष्टि से और क्रियात्मक दृष्टि से जो टेपिटम है ये वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है। कैसे है? तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो कोशिका की स्ट्रक्चर अपने को पता है, परंतु उन सबसे ये अलग स्ट्रक्चर वाली कोशिकाएं होगी। कैसी कैसी विशेषता होगी इसकी कोशिकाओं की स्ट्रक्चर? तो देखो, सेल्स बड़े आकार की होगी, कोशिकाएं बड़े आकार आमाप की है, सघन जीव द्रव्य युक्त है। जीव द्रव्य कैसा होगा भाई? सघन होगा, यानी ज्यादा डेंसिटी होगी, बड़ा केंद्रक होगा, केंद्रक बड़े आकार आमाप का होगा। एक केंद्र की हो सकती है कोशिकाएं, एक केंद्रक भी हो सकता है, बहु केंद्र की भी हो सकती है, बहुत सारे केंद्रक भी हो सकते हैं इसमें, तो केंद्रक विभाजन हो जाता है। साइटो कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, तो इस तरीके से इसमें बहु केंद्र की स्थिति भी देखने को मिलेगी। ये खाद्य संग्रहण करती है, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रह रहता है, जैसे स्टार्च के रूप में इसमें खाद्य संग्रहण रहेगा, तो खाद्य संग्रहण का कार्य करती है। इसके अलावा वर्णक पिगमेंट्स का भी संग्रह करती है, तो वर्णक युक्त भी हो सकती है। तो देखो, स्ट्रक्चर की दृष्टि से स्पेशल कोशिकाएं होगी, संरचनात्मक दृष्टि से क्या होगी? विशेष प्रकार की होगी। इसके अलावा द्विरूपी है, दो प्रकार की हो सकती है, एक है सी टेपिटम और एक है पी टेपिटम। सी टेपिटम में जो होगी कोशिकाएं बड़े आकार आमाप की होगी और सी टेपिटम में कोशिकाएं क्या होगी? छोटे आकार आमाप की होगी। तो द्विरूपी कोशिकाएं होती है। बहुगुणितता स्थिति पाई जाती है इनमें, यानी गुणसूत्रों की संख्या भी द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित प्रकार की हो सकती है इसकी कोशिकाएं, क्योंकि इसमें एंडो माइटोसिस डिवीजन होता है, अंतःसूत्री विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती जाती है। तो स्ट्रक्चर की दृष्टि से अपन ने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा क्या है? स्पेशल गुण है। तो संरचनात्मक क्रियात्मक जो क्या है गुण है वो भी अपन देखेंगे भी। परागकणों को पोषण प्रदान करने का अति महत्वपूर्ण कार्य है इसका। तो क्रिया संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो संरचनात्मक दृष्टि अपन ने देख ली, अब अपन देखेंगे भी क्रियात्मक दृष्टि, जो कार्य अपन बात करेंगे वहां देख लेंगे। बाकी परागकणों को ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। टेपिटम के दो प्रकार है, पादपों में दो प्रकार की टेपिटम होती है। एक होती है प्लाज्मोडियल टेपिटम या अमीबीय टेपिटम, और दूसरी होती है भी ग्लैंडुलर टेपिटम, या इसे अपन स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम भी कह सकते हैं। सबसे पहले अपन देखें प्लाज्मोडियम टेपिटम। प्लाज्मोडियम टेपिटम, टेपिटम सेल्स की आंतरिक अरीय भित्तियां हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रभाव में नष्ट हो जाती है। तो देखो भी प्लाज्मोडियल टेपिटम में जो ये टेपिटम की जो ये भित्तियां हैं, आंतरिक भित्तियां, ये जैसे ये एक सेल है, इसकी जो भित्तियां हैं, जैसे अपन यहां बात करेंगे ये एक सेल है, इसकी ये भित्तियां हैं, आंतरिक भित्तियां, ये भित्तियां क्या हो जाती है भी? हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के प्रभाव में नष्ट हो जाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के प्रभाव में नष्ट होने से जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई आवरण नहीं रहेगा, तो अनावृत जीव द्रव्य हो जाएगा, और उस अनावृत जीव द्रव्य का प्रयोग परागकणों के पोषण के काम में लिया जाता है। इस तरीके को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम टेपिटम। देखो, प्लाज्मोडियम नाम इसलिए दिया कि प्लाज्मोडियम में भी सेल वॉल नहीं होती, उसमें केवल जीव द्रव्य होता है, इसी नाम से इसे दिया गया। तो अनावृत जीव द्रव्य बन गया भित्तियां नष्ट होने से। अनावृत जीव द्रव्य लघु बीजाणुधानी में मुक्त हो जाता है, सीधा कहां आ जाएगा? यहां से लघु बीजाणुधानी में मुक्त हो जाता है, संगलित होकर, यानी ये एक कॉम्पैक्ट रूप में आकर टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम जेल बनाता है। टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम जेल बनाता है, और इस जेल का प्रयोग परागकणों को पोषण प्रदान करने में किया जाता है। तो पोषण प्रदान करने का तरीका क्या है, उस आधार पर अपन ने इसको
क्या किया, दो टाइप में बांट दिया टेपिटम को। और प्लाज्मोडियम में क्या होगा, भित्तियां नष्ट हो जाएगी, जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा और सीधा परागकणों को पोषण प्रदान करेगा। इस तरीके की जो टेपिटम है वो टाइफा पादप में, इसके अलावा अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में देखने को मिलती है। एक बीजपत्री पादपों में प्लाज्मोडियल टेपिटम उपस्थित होगी। दूसरी टेपिटम अपन बात करें ग्लैंडुलर टेपिटम, या इसे अपन ग्रंथिल या स्थावी टेपिटम भी कहेंगे। इसमें जो टेपिटम होगी उसमें टेपिटम की कोशिकाओं की जो स्पर्श रेखीय भित्तियां हैं या आंतरिक भित्तियां हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों के प्रभाव में नष्ट नहीं होगी और अपने पोषक पदार्थों का स्त्राव करेगी लघु बीजाणुधानियों में, और उसी से परागकणों को पोषण प्रदान होगा। तो स्त्रावित कर रही है ग्रंथियां। देखो, ग्लैंड से हमारा तात्पर्य होता है कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का क्या करे, स्त्राव करे। और उसी प्रकार की नेचर की ये है कि ये भी कुछ पदार्थों का क्या कर रही है, स्त्राव कर रही है। तो इसको क्या कहेंगे अपन, ग्रंथिल टेपिटम। तो देखिए भी टेपिटम सेल्स स्थायी प्रकृति की है, कोशिकाएं नष्ट नहीं हो रही। इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, प्रोयूबिस्काई उपस्थित होते हैं। एक और विशेष, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये तो सब में होती है, एक और प्रोयूबिस्काई जो कि एक प्रकार के लिपिड कण मान सकते हैं अपन, प्रोयूबिस्काई वो भी उपस्थित होते हैं। तो पोषक पदार्थों के साथ साथ ये प्रोयूबिस्काई का भी स्त्रावन करते हैं। तो यह टेपिटम मध्य स्तर से आवश्यक पोषक पदार्थों को अवशोषण करके स्त्रावन लघु बीजाणुधानियों में करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मिडिल लेयर जो है आवश्यक पोषक पदार्थ प्रदान करती है और उन पोषक पदार्थों का टेपिटम द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और उसके पश्चात वो परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो ग्रंथिल टेपिटम क्या करेगी, मध्य स्तर द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों को सीधे लघु बीजाणुधानी में स्त्रावित करेगी और परागकणों को पोषण प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये कार्य इसका हो गया। इसके अलावा जो ग्रंथिल टेपिटम है वो प्रोयूबिस्काई का भी स्त्रावित करती है। प्रोयूबिस्काई ये एक लिपिड अणु है, उनका भी स्त्राव करती है। प्रोयूबिस्काई स्पोरोपोलेनिन एक जैव बहुलक है, बायोपॉलीमर है। कैसा, कैरोटीनोइड प्रकार। तो कैरोटीनोइड प्रकार का एक जैव बहुलक है और कैरोटीनोइड के ऑक्सीकरण से स्पोरोपोलेनिन का निर्माण होता है। तो प्रोयूबिस्काई और स्पोरोपोलेनिन मिलकर क्या बनाते हैं, यूबिस्काई बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यूबिस्काई बनाते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन, प्रोयूबिस्काई जो कि कैरोटीनोइड है, यूबिस्काई बनाते हैं। यूबिस्काई जो है वो परागकणों की जो बाएं चोल है उसका निर्माण करते हैं। तो ये परागकणों का बाएं स्तर या बाएं चोल का निर्माण करते हैं और परागकणों की जो बाएं चोल है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा क्या है भी, जैव बहुलक है जिसका अपघटन बहुत कठिनाई से होता है, यानी जल्दी अपघटन नहीं होता। तो भौतिक, रासायनिक और जैविक अपघटन नहीं होता है। इसी कारण से परागकण लंबे समय तक जीवाश्मी रूप में बने रहते हैं। तो स्पोरोपोलेनिन परागकणों को जीवाश्मी रूप में संरक्षित रखने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन का भौतिक, रासायनिक और जैविक अपघटन नहीं होता या बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, तो ये था इसमें। और ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परागकण जीवाश्मी रूप में संरक्षित बने रहते हैं, क्यों? तो उसका रीजन क्या है कि स्पोरोपोलेनिन, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे अपन बात करें तो देखिए ये हो गया अपना ग्रंथिल टेपिटम।
अब अपन बात करेंगे टैपिटम के फंक्शन, कार्य, फंक्शन ऑफ टैपिटम। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि इसका सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य है विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो विकसित होते हुए परागकणों को आवश्यक पोषण किससे मिलता है? भी टैपिटम से मिलता है। यदि परागकणों के विकास से पहले टैपिटम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? परागकणों का विकास रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो परागकणों को पोषण प्रदान करने का अति महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा, यूबिस्काय, जैसा कि अभी अपन बात किया कि यूबिस्काय परागकणों की बाहें चोल बनाता है और परागकणों को जीवाश्मी रूप में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आगे अपन बात करें केलेज एंजाइम का स्त्राव। टैपिटम के द्वारा केलेज एंजाइम का स्त्राव किया जाता है। देखिए, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अणुसूत्री विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु केलोज भित्तियों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, यानी लघु बीजाणु चतुष्टी के रूप में रहते हैं और उन केलोज भित्तियों को टैपिटम द्वारा स्त्रावित केलेज एंजाइम द्वारा ही नष्ट किया जाता है, जिससे लघु बीजाणु जो है अलग अलग हो जाते हैं, चतुष्टी के रूप में नहीं रहते। तो केलेज एंजाइम का स्त्राव करना। पोलन किट का निर्माण। तो देखिए, टैपिटम के द्वारा पोलन किट एक कैरोटिनोइड या एक तेलीय परत है जो परागकणों के चारों ओर होती है, जिससे परागकणों चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे परागकण क्या हो जाएंगे? चिपचिपे हो जाएंगे और परागण में सहायता मिल जाती है। इसके अलावा जो पोलन किट है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से भी परागकणों को बचाती है। तो पोलन किट टैपिटम द्वारा स्त्रावित एक अति महत्वपूर्ण तेलीय परत है जो परागण में सहायता करती है और यूवी किरणों से भी परागकणों को बचाती है। इसके अलावा देखिए, टैपिटम का परागकणों के जो बाह्य चोल है उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन परागकणों की भित्ति में उपस्थित होते हैं जो जल अवशोषण करके बाहर आ जाते हैं। तो उनकी जो पोलन ग्रेन है उसकी बाएं चोल में जो गर्त उपस्थित होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन जल अवशोषित करके बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर हेज या एनर्जी पैदा करते हैं। अब अपन बात करें कि ये प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं परागकणों की, तो वो है एक विशेष वर्तिकाग्र की पहचान करने में या अनुरूप वर्तिकाग्र की पहचान। तो ये प्रोटीन अनुरूप वर्तिकाग्र की पहचान करने में सहायता करते हैं परागकण कि अपनी जाति के वर्तिकाग्र है या नहीं है। तो एक विशेष जाति विशेष की वर्तिकाग्र की पहचान में ये जो प्रोटीन है वो सहायता करते हैं। तो ये अपन ने देखा पोलन किट में आपको बता दिया कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर लेयर है जो लिपिड और कैरोटिनोइड की बनी हुई है, तेलीय परत है और यूवी किरणों से और परागकण में सहायता करती है। स्पोरोपोलेनिन मैंने आपको बता दिया कि यह हाईली रेसिडेंट एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में जो परागकणों को लंबे समय तक जीवाश्मी रूप में संरक्षित करने में सहायता करते हैं। तो ये था पहला इस भाग एंथैल्पी अनुप्रस्थ कार्य का। दूसरा अपन बात करते हैं बीजाणु जन्म उत्तक या स्पोरोजीनस टिश्यू। तरुण परागकोश, जब परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है उस कंडीशन में परागकोश में पराग भित्ति से परिबद्ध सेल्स के समूह को क्या कहते हैं? तरुण परागकोश में पराग भित्ति से परिबद्ध सेल्स के समूह को। तो देखिए, ये मैच्योर अवस्था में है। ये जो कोशिकाएं अंदर उपस्थित है ये सारी कोशिकाएं क्या है भी? स्पोरोजीनियस टिश्यू के रूप में है। प्राथमिक बीजाणुजन सेल होती है, पहले प्राइमरी बीजाणुजन सेल होती है और माइटोसिस से ये बीजाणुजन उत्तक का
निर्माण करती है। तो प्राथमिक बीजाणुजन सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है और बीजाणुजन उत्तक से ही परागकणों का निर्माण होता है। पोलन ग्रेन अपन बात करें आगे, और पोलन ग्रेन के बारे में विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो यहां पर केवल देखना है कि पोलन ग्रेन है। बीजाणुजन सेल जो ये है बीजाणुजन सेल, इन बीजाणुजन सेल के अर्धसूत्री विभाजन से पराग मात्र सेल बनती है और इस पराग मात्र सेल के अर्धसूत्री विभाजन से ही परागकण बनते हैं। तो बीजाणुजन सेल, उसके बाद पराग मात्र सेल और इनके अर्धसूत्री विभाजन से पोलन ग्रेन बन जाते हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक टीएस और एंथ। हम इस डायग्राम को और एक बार मैं आपको समझा दूं। तो ये है सबसे बाहर एपिडर्मिस, जो बाहर स्तर के रूप में अपने को दिखाई दे रही है। उसके बाद यह है स्टोमियम, जो पराग स्फुटन में सहायता करते हैं, 2 नंबर। एंडोथीसियम, ये जो स्तर अपने को दिख रहा है ये है एंडोथीसियम, तो 3 नंबर ये है एंडोथीसियम। मिडिल लेयर, तो 4 नंबर जो अपने को दिख रहे हैं ये पूरे जो 3 स्तर, 1 2 3 स्तर है, ये मिडिल लेयर के हैं। उसके बाद 5 नंबर ये है टैपेटम, तो ये जो लघु बीजाणुधानी के चारों ओर उपस्थित है ये है टैपेटम। उसके बाद में 6 नंबर ये जो आपको दिख रही है 6 नंबर ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, ये जो है या बीजाणुजन कोशिकाएं या उत्तक है। उसके बाद ये जो दूसरा स्तर है, देखो इसमें ये स्पोरोजियस सेल हो गई और ये दूसरा स्तर, 2 लेयर है। दूसरा है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, पराग मात्र सेल या लघु बीजाणु मात्र सेल। तो लघु बीजाणु मात्र सेल है, इनके अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता भी पोलन ग्रेन। उसके बाद 8 नंबर ये जो अपने को डार्क ब्लैक कलर में दिख रही है कनेक्टिव है, योजी जिसे अपन कहते हैं। और इसके चारों ओर उपस्थित जो ये सेल्स के समूह है जिसे अपन ने 9 नंबर दिया है, ये है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। उसके बाद 9 नंबर अपना है, सॉरी कनेक्टिव हो गया। 10 नंबर है पोलन ग्रेन, तो ये अपने ये जो दिख रहे हैं आपको ये गोल जो इकाइयां हैं ये है पोलन ग्रेन। तो ये थी भी टीएस ऑफ एंथ। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।